हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का अपना टॉपिक जो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, लेसन 5। आज हमारा ये लेसन 5 का लास्ट लेक्चर है। मेन पॉइंट हम सब कुछ करके आ चुके हैं, फिर भी आज के टॉपिक में मैं आपको एक दो एग्जांपल्स में जो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो थोड़े से अलग हैं वो आज फिर से करा रही हूँ मैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश। आप अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट, अगर कोई एग्जांपल नहीं निकलता है, कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बाद में। वैसे आज ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ एक पॉइंट और बचते हैं, लेकिन इस साल के सिलेबस से वो डिलीट कर दिए गए हैं। इसलिए इस साल जितना सिलेबस आएगा उतने सिलेबस का हमारा लास्ट पॉइंट है इस लेसन का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा देखिए 33 एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें हमें दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। और रेशियो है 3/6, 2/6 और एक रिजर्व का रेशियो दे रखा 1/6। यानी कि इसमें क्या है कि जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो 3 हिस्सों में जाएगा। 3/6 ए को मिलेगा, 2/6 बी को मिलेगा और प्रॉफिट का 1/6 हिस्सा हम रिजर्व में डाल देंगे। फ्यूचर की हानियों से बचने के लिए हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं ना, वही तो है रिजर्व, तो 1/6 उसमें डाल देंगे। तो देखा जाए तो ए और बी का फिर रेशियो क्या हो गया, ए और बी का रेशियो हो गया 3 और 2 का, ठीक है। तो हमारा इन्होंने बैलेंस शीट दे रखे है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दे रखे है नीचे, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जो वैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन किया गया वो है 50,000 का, ठीक है। और रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायरमेंट हो रहा है, तो बी का शेयर कितना गुडविल में 50,000 का, बी का हिस्सा कितना 2/5, तो बी का हिस्सा है 20,000। तो ये तो हमारी गुडविल की एंट्री हो जाएगी, जो कि इज कैपिटल डेबिट टू दिस कैपिटल, क्योंकि बी जा रहा है, ठीक है, तो ए डेबिट हो जाएगा और बी क्रेडिट हो जाएगा। तो एक एडजस्टमेंट से, नीचे के एडजस्टमेंट से हमारे एक पॉइंट हमारा क्लियर होगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कह रखा है कि पेटेंट्स का मूल्य 3,000 से बढ़ाना है। एक हमें बैलेंस शीट दे रखी है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नीचे की जो वैल्यूएशन करा हमने, फिर से एसेट्स लायबिलिटीज को वैल्यूएट किया है, उससे हमारे पास निकल के आया कि जो पेटेंट्स हैं, ठीक है, जो पेटेंट्स हैं उनके एक तो हमारे पास बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है, और एक हमारे पास जो अब उन्होंने बता रखा है कि कितना प्लस कितना माइनस क्या होगा। तो हमारे पास पेटेंट्स हैं 4,400 के, जिसमें इन्होंने कहा है कि पेटेंट्स का मूल्य 3,000 से बढ़ाना है, ठीक है। पेटेंट्स जो हमारे 4400 के थे, अब वो 3,000 से हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पेटेंट्स कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3,000 से पेटेंट्स हमारे इंक्रीज हो गए। तो देखिए वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन की किस में चला जाएगा, ये क्रेडिट में, ठीक है। और जो हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे हमारी, उसमें हम अपना पेटेंट्स की क्या वैल्यू दिखाएंगे, 7,400, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इससे, ठीक है, इनकम हुई है हमें। और ये हमारा लास्ट में अब हमारे पेटेंट्स की वैल्यू 4400 की बजाय 7400 हो गई। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स का मूल्य 15,000 रुपए अधिक किया हुआ था। जो हमारे पास हमने प्लांट्स दिखा रखे थे, ठीक है, जो प्लांट्स दिखा रखे थे जिसकी वैल्यू 90,000 है, वो कह रहे हैं कि हमने इसकी वैल्यू 15,000 रुपए से ज्यादा दिखा रखी थी, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास 15,000 से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो कितनी कम होनी चाहिए थी, 75,000, यानी कि 15,000 से हमने ज्यादा वैल्यू दिखा रखी थी, तो ये क्या हो गया, लॉस। तो ये क्या चला जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और फाइनल बैलेंस शीट में हम इसकी वैल्यू दिखाएंगे 75,000, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड है, डेटर्स पर प्रोविजन बनाना 5% कर दिया जाएगा, और डेटर्स और क्रेडिटर्स पर 3% की हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है, ठीक है। तो थर्ड, सबसे पहले हम डेटर्स देखते हैं। हमारे पास देखिए सबसे पहले हमें प्रोविजन बनाना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
प्रोविजन फॉर डेटर्स। तो हमारे देनदार कितने के थे, देखिए 20,000 के हमारे पास देनदार हैं। उसके ऊपर वो कह रहा है कि डेटर्स के ऊपर कितना परसेंट का प्रोविजन बनाना, 5% का। 1,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है, लेकिन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, लेस कर देंगे ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेटर्स। ऑलरेडी हमने बना रखा है डेटर्स के ऊपर प्रोविजन 400 रुपए का, ठीक है। आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें 400 का उन्होंने बना रखा है। तो अब हमें एक्स्ट्रा कितने, यानी कि 400 का उसने बना के दिखा रखा था बैलेंस शीट में, लेकिन हमें बनाना है कितने का प्रोविजन, 1,000 का। तो अब हमें एक्स्ट्रा कितने का बनाना है प्रोविजन, 600 का। तो ये भी हमारे लिए लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन के किसमें चला जाएगा, सॉरी डेबिट में, ठीक है। और फाइनल बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, हमारे जो डेटर्स की वैल्यू है वो 1,000 से कम हो जाएगी। अभी मैं फाइनल डेटर्स नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अभी हमें डिस्काउंट भी बनाना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यानी कि अब देनदारों के ऊपर हमें छूट का प्रावधान भी बनाना है। सिर्फ ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थे, संदिग्ध थे, डूब सकते थे, लेकिन अब हम उन्हें कुछ छूट भी देंगे, उसका भी बनाना है। तो हमारे टोटल देनदार कितने हैं, देखिए 20,000 के थे हमारे देनदार, कितने के थे, 20,000 के, जिसमें से 1,000 रुपए के तो हमें पता है कि पैसे नहीं आएंगे, हमने यहाँ पे प्रोविजन बना लिया। तो अब जो डेटर्स बच गए हम सिर्फ उन्हें ही डिस्काउंट देंगे ना, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम, 3% का, 3% का। तो पहले तो कोई बैलेंस शीट में डिस्काउंट का चक्कर नहीं था, अब आया है 570 रुपए का, यानी कि अब हमें 570 रुपए से 570 से हमें उनको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो हमें देना पड़ रहा है, यानी कि हमारे पास पैसा कम आएगा, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। और अब हम फाइनल में हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने दिखाएंगे, देखिए 20,000 था, उसमें से 1,000 तो चले जाएंगे प्रोविजन के, बच जाएंगे 19,000। 19,000 में से हम 570 रुपए की उसको क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो फाइनल बैलेंस शीट में 18,430 रुपए से हमारे डेटर्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदारों का भी प्रोविजन है, हमें भी कहीं से कुछ छूट मिल सकती है, जो हमारे लेनदार हैं वहां से हमें भी छूट मिल सकती है। तो हमारे क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, 3% का डिस्काउंट हमें मिल सकता है। तो कितना डिस्काउंट हो गया, 300। यहाँ पे कुछ नहीं था, हमें 300 का डिस्काउंट मिल सकता है। तो जब हमें मिलता है तो फायदा होता है, प्रॉफिट होएगा, और प्रॉफिट होएगा तो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और अब फाइनल में हम अपने लेनदार कितने के दिखाएंगे, देखिए हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो स्टार्टिंग में 10,000 के थे, 10,000 में से 300 का हमें छूट मिल सकती है। तो अब हमारे जो लेनदार होंगे फाइनल में वो हम दिखाएंगे 9,700 से। उसके बाद है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम छूट देंगे तो हम माइनस करते हैं, ठीक है, हमें लॉस होता है, जब हमें छूट मिलेगी तो हमें फायदा भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बीमा प्रीमियम की सारी अमाउंट हमने लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दी गई थी, लेकिन इसमें से जो है 870 रुपीज प्रीपेड थे, ठीक है। इनके हमने क्या किया, हमने जो प्रीमियम दिया है, ठीक है, मैं ऊपर ही कर रही हूँ आपको, हमने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसका सारा अमाउंट इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस से हमने चार्ज कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें 870 रुपए जो है ना वो प्रीपेड है, वो इस साल के है ही नहीं, वो कब के हैं, अगले साल के थे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, प्रीपेड, हमें इस साल ये पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, हमने खामखा अपना लाभ कम दिखाया है, तो ये हमारे पास है, वापिस फिर से हम ऐड करेंगे, इस साल का लाभ हम क्यों कम दिखाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और एक बार ये 870 जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, कहां पर, एसेट साइड में, क्योंकि
प्रीपेड अगर हम कोई चीज का भुगतान करते हैं टाइम से पहले तो वो चीज हमारे लिए क्या होती है, संपत्ति, एसेट्स होती है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अगर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस रह गया हो जिसको हमें भुगतान करना था, हम नहीं कर पाए उस इंश्योरेंस का, तो आउटस्टैंडिंग हो गया, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो एक बार 870 से हमें प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और एक बार 870 हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो इवैल्यूएशन है वो 16,000 पर किया गया है, इसमें से आधे इन्वेस्टमेंट बी ने ले लिए हैं, ठीक है। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट, आपको पता नहीं दिखेगा कि ना नीचे का, आपको नहीं दिख रहा नीचे का, ठीक है, मैंने नीचे लिखा, आपको बोर्ड पे नीचे का नहीं दिख रहा, मैं वैसे क्लियर कर देती हूँ आपको ये पॉइंट। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, कितनी है, 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 20,000, और अब वो कह रहे हैं कि अब उसकी वैल्यू रह गई है 16,000, ठीक है। तो सीधा सा 4,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, तो हम क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट, जो कि दिखा रखे थे हमें 20,000 के, और अब उसकी वैल्यू रह गई है 16,000, तो 4,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो 4,000 का हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। फाइनल बैलेंस शीट में हम कितने दिखाएंगे, वैल्यू कितनी रहेगी, 16, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट का आधा हिस्सा बी ने ले लिया, यानी कि इस 16 में से 16 थे, इस 16 में से आधा हिस्सा इनके 8,000 तो बी ने ले लिए, ठीक है, बी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, लेकिन आधा हिस्सा 8,000 रुपए हमारे पास अभी रह गए, तो ये 8,000 सिर्फ हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये 8,000 हम बी के डेबिट में डाल देंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट किसने लिए हैं, बी ने लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको एक और ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 20 से 16 पे गए, 4 का हमें वैसे लॉस हो गया, वो हम रिवैल्यूएशन में डाल लेंगे 4,000। उसके बाद नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का एक दायित्व 5,000 का है, ठीक है, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है वो है 5,000 का, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बैलेंस शीट दे रखे ना उसमें वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं दिखा रखा, ठीक है। अब हमें पता है ना, हम लेसन में पढ़ के आए थे कि 3 पॉइंट हो सकते हैं, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, उतना ही हमारे पास खर्चा हो जाए तो बराबर, दे रखा है उससे कम हो जाए तो उतना चार्ज कर लेंगे, बचा हुआ पार्टनर्स में बांट देंगे, और अगर दे रखा है उससे ज्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है, तो जितना हमारे पास है उतना वहां से ले लेंगे, जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स में वैसे बांट देंगे, सॉरी वो रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, ठीक है। तो अब तो लेकिन हमारा खर्चा हुआ, लेकिन हमारे पास कोई फंड नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो ये पूरा हमें प्रॉफिट से पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है, हमने कोई फंड बना ही नहीं रखा था, तो ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि ये हमारा लॉस निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका है, और दूसरा ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ये हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में भी जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक दायित्व है, ठीक है। वर्कमैन का कर्मचारियों को जो खर्चा देना है उसका दायित्व हमारा इस साल का निकल के आया है, तो ये हमारा दायित्व है, तो बैलेंस शीट के एक बार लायबिलिटीज में चला जाएगा और एक बार रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद आपका उसके बाद आपके पॉइंट खत्म है। उसके बाद वो कह रहा है कि बी को समस्त भुगतान कर दिया गया, इनकी बी का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसका जितना हिस्सा निकल के आया वो सारा हमने पे कर दिया गया है। बी को पे करने के लिए ए ने अपने जो प्लांट और मशीनरी बचते हैं, क्योंकि देखो पार्टनर्स दो ही थे, बी ए चला गया तो सब कुछ किसका बच गया, सॉरी बी चला गया तो सब कुछ ए का बच गया, तो बी का जितना पैसा भुगतान करने का निकल के आया ना कैपिटल अकाउंट से, वो भुगतान करने के लिए ए ने अपने प्लांट और मशीनरी बैंक को गिरवी भी रखे हैं और वहां से बैंक से लोन लिया है। यानी कि अगर मान लीजिए बी को भुगतान करने के 5 लाख रुपए निकल के आए,
ठीक है। और बी के पास कैश, मतलब ए के पास जो कैश बचा था वो सिर्फ 50,000 का कैश बचा था। तो 4.5 लाख का बी ने, ए ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। अब बैंक वैसे तो लोन देता नहीं है, बैंक क्या कहता है कि भाई कुछ चीज गिरवी रखो। तो ए ने अपने प्लांट और मशीनरी गिरवी रख के बैंक से लोन ले दिया और इस लोन से बी की पेमेंट को उतार दिया। जो भी बी की पूंजी निकल के आई थी उसका भुगतान कर दिया। तो आपको ये जो बैंक से लोन लिया है ये तो आप बैंक लोन दिखाओगे बैलेंस शीट में, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट में बैंक लोन के नाम से हम पैसे दिखाएंगे क्योंकि ये बैंक से लोन है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख के लिए हैं, इस प्लांट और मशीनरी का क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसका कुछ नहीं होगा। आप बस ये समझिए कि ए ने बैंक से लोन लिया है, क्या गिरवी रख के लिया है वो अभी मायने नहीं रखता, वो कम मायने रखता है कि जब ए ने अगर गिरवी रख के लोन लिया हो और ए उस पैसे, वो जो गिरवी रख के लोन लिया था बैंक से, उस लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा है या लोन का ब्याज बैंक को नहीं दे पा रहा है, तो बैंक उस गिरवी रखी हुई एसेट्स को एक्वायर करता है, ठीक है, जब्त करता, वापस ले लेता, तब हमारी बैलेंस शीट चेंज होती है। अदरवाइज ठीक है, गिरवी रख के लिया कोई बात नहीं, प्लांट एंड मशीनरी अभी है तो हमारे पास ना, है तो हमारी संपत्ति ना, इसलिए प्लांट मशीनरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बैलेंस शीट में फाइनल दिखाते थे, ठीक है, वैसे ही दिखा देंगे। जैसे प्लांट की 90,000 के बजाय फाइनल 75 की हमने यहाँ कहा था ना, तो यही दिखाएंगे। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये तो गिरवी रख दिया तो हमारा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके एडजस्टमेंट के पॉइंट्स थे, किसकी एंट्री कहाँ पे कैसी होगी वो सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन का आपको रिवैल्यूएशन कैपिटल भी बना के दिखा देती हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर है और कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि कुछ अलग हो, मुश्किल हो, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको एक बार पूरा अच्छे से करा देती हूँ ताकि आप बाकी क्वेश्चन में पजल ना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स थे वो तो हम क्लियर कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा, आप लोगों के लिए तो इजी होगा, पेज के ऊपर सब वर्किंग नोट क्लियर कर लिए, उसके बाद हमारा फर्स्ट हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। फर्स्ट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में हमारा क्या बन जाएगा, अभी हम करके आए थे, ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्ड है नहीं, बुक से मेरे को दोबारा नोट देखने पड़ेंगे क्या क्या पॉइंट आए थे। तो रिवैल्यूएशन में एक तो सबसे पहला हमारा आया था बाय पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ी थी, ठीक है, आपने देखा होगा वर्किंग नोट में 3 से बढ़ गए थे। उसके बाद बाय प्रोविजन फॉर डाउट डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेनदारों से हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला था, कितने का, 300 का, 870 का प्रीपेड इंश्योरेंस दिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस बाय, ठीक है। उसके बाद बाय और कुछ नहीं है। उसके बाद हमें लॉस हुआ था 2, एक तो प्लांट से लॉस हुआ था 15,000 का, एक 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से लॉस हुआ था 600 का। ये सारे पॉइंट मैं आपको वर्किंग नोट में क्लियर बता चुकी हूँ। वो बोर्ड छोटा, अगर पूरा बड़ा हो तो एक तरफ वर्किंग नोट और वहां से उठा उठा के ये डाल देती, ठीक है। उसके बाद था 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेनदारों पर छूट बना था 570 का। उसके बाद 2 इन्वेस्टमेंट जो 20,000 का था और हमारी वैल्यू निकल के आई 16,000, तो 4 का हमें लॉस हो गया था। और एक हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड था या रिजर्व था, जो भी था, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज हमारे निकल के आई थी, आप लाइबिलिटीज लिख सकते हो क्योंकि दायित्व निकल के आ गया और हमने इसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने कोई रिजर्व, कोई फंड बना ही नहीं रखा था, तो सारा का सारा हमें लॉस हो गया। प्लस माइनस करके हमारा निकल के आया लॉस, लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में, कैपिटल, ठीक है, ए और बी में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना लॉस निकल के आया, 21,000 का, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा किस रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में हम ये ट्रांसफर कर देंगे, जो कि 12,600 और 8400 आ जाएगा, ठीक है। आपका ऐसे बिल्कुल सिंपल सा है, इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो ये रिवैल्यूएशन निकल जाएगा।
उसके बाद सेकंड हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ठीक है, ए का बी का, ए का बी का। सबसे पहले बाय बैलेंस पूंजी का हमें बैलेंस शीट से बैलेंस दे रखा है 80,000 और 40,000 का। ठीक है, उसके बाद हमारा है, देखिए बैलेंस शीट में हमें रिजर्व दे रखा है एक 12,000 का। तो हमें पता है रिजर्व दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, टू ए और टू बी। ठीक है, तो बाय रिजर्व, तो रिजर्व 12 का था, बट जाएगा 3 और 2 के रेशियो में, तो आ जाएगा 7200 और 4800। ठीक है, ये तो आपको पता है। ये बैलेंस शीट में अगर रिजर्व दे रखा है, बैलेंस शीट में हमारे पास एक प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है, नहीं प्रॉफिट दे नहीं रखा ये, हाँ रिजर्व भी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो हमारा प्रॉफिट भी दे रखा है 24,000 का, तो वो भी बढ़ जाएगा 14,400 और 9600, क्योंकि रिजर्व है हमारे पास, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी तो हम ऑल पार्टनर्स में बांटते हैं, टू ए और टू बी। ठीक है, रिजर्व प्रॉफिट ये सारे हम बांट देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुडविल। एसेट साइड में गुडविल भी दे रखे हैं, तो गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, ए डेबिट बी डेबिट और टू गुडविल, यानी कि ऑल पार्टनर्स डेबिट और टू गुडविल। तो डेबिट में आ जाएगा टू गुडविल। गुडविल है, उसके अमाउंट को हम 15,000 की है, 9,000 और 6,000, 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। उसके बाद है आपका वो गुडविल का जो हमने फर्स्ट निकाला था 20,000 से। ठीक है, बी छोड़ के जा रहा, उसके हिस्से में 20,000 की गुडविल आई थी, तो उसका एंट्री हम कर देंगे। तो क्या एंट्री हुई थी उसकी, ठीक है, ए डेबिट टू बी क्रेडिट, तो टू बी और किसके हिस्से में चला जाएगा, ए में 20,000 और बाय ए और किसके हिस्से में चला जाएगा, बी के में 20,000। ठीक है, ये तो आपको एंट्री आती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टू रीवैल्यूएशन, ये लॉस है तो डेबिट में जाएगा, टू रीवैल्यूएशन लॉस है 12,600 और 8400। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में जाता। ठीक है, लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा। अब उसके बाद है एक टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बी ने इन्वेस्टमेंट लिए थे 8,000 के, जो वहां पे मैंने एंट्री भी करके दिखाई थी कि बी ने इन्वेस्टमेंट लिए, तो बी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, हम ऐसे दिखाएंगे ना 8,000 से, तो 8,000 से बी डेबिट है तो बी को डेबिट कर दिया। क्या लिए बी ने, इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आप ना जब क्वेश्चन पढ़ो उसमें जो वर्किंग जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं उनके साथ साथ, जैसे हमने इस चैप्टर में की अभी किए हैं पॉइंट वाइज, साथ साथ आप क्लियर करते जाओ हर पॉइंट को, फिर आपके लिए क्वेश्चन दोबारा से देखने की पजल होने आप कभी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा इतने ही एंट्रीज हैं। तो देखिए यहाँ का टोटल हमारे पास आ गया 1,01,600, इसका टोटल आ गया 74,400। ठीक है, अब उसके बाद जो भी बैलेंस होता है टू बैलेंस शीट, तो देखिए ए का तो हम पूरा बैलेंस दिखा सकते हैं, इसका टोटल इसमें से ये लेस कर देंगे तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 60,000, 1,01,600। लेकिन बीच में थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि बैलेंस शीट ही तो हम सिर्फ ए का दिखा सकते हैं, ए अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बी के लिए हो सकता है लोन के रूप में मान लें हम ये अमाउंट, अभी पढ़ के आए थे ना, ये हो सकता है कई बार तो पूरा का पूरा हम भुगतान कर देते हैं, कई बार जो अमाउंट है उसका भुगतान नहीं कर पाते तो उस अमाउंट को हम एज ए लोन मान लेते हैं। तो अभी देखते हैं बी का कितना बनता है, देखिए बी का 74,400 बनता है और इस साइड हमारे पास कितना है 22,400। ठीक है, 74,400 में 22,400 उस साइड का बैलेंस है 52,000, यानी कि बी को देने कितने हैं 52,000 और हमें क्या कह रखा है कि बी वाज पेड ऑफ इन फुल, हम बी को पूरा भुगतान कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब हम देखते पूरा भुगतान करने के लिए हमारे पास पैसे कितने हैं, कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल तो 5,000 ही है। ठीक है, और टोटल
अमाउंट ऑफ बी को टोटल अमाउंट कितनी बनी है जो पे करनी है वो बनी है 52,000 की। हमारे पास कैश मौजूद है 5 का ही। भाई चलो फर्म के पास जितना कैश है वो सारा का सारा भी दे देगा, तो भी क्या बी की पेमेंट कर पाए? हम नहीं कर पाए। कितना बच गया बैलेंस? 47,000 का बैलेंस बच गया। अब उसने हमसे क्या कहा था कि पे को हम बी को पूरी पेमेंट कर देंगे, इसके लिए चाहे ए को बैंक से लोन लेना पड़े। तो इसका मतलब बी को 52,000 देना था, 52,000 देना था, लेकिन जब हमारे पास 5,000 है तो हम बैंक से क्यों लोन लेंगे? 5 तो हम यही दे देंगे जो हमारे पास है, ठीक है। तो 5 तो हमने यही दे दिया, इनकी बी कैपिटल डेबिट और टू कैश। कितने से? 5,000 से। इनकी बी को 5,000 तो हमने यही दे दिया, तो बी डेबिट टू कैश। कितना दे दिया बी को? 5,000। बच कितना गया? 47,000। अब वो कह रहा है कि बचे हुए के लिए हमने क्या लिया है? बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो हमने बचे हुए को बी की पेमेंट फिर भी कर दी, यानी कि बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उसको क्या दे दिया? उसको बैंक के थ्रू दे दिया, ठीक है। हमने उसको क्या कर दिया? बैंक के थ्रू पैसा निकाल के दे दिया, तो उसको एक चेक मिल गया बैंक से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक। कितने का? 47,000। लेकिन अब ये जो पैसा हमने बैंक से लिया है ये हमें तो मिल गया, पैसे तो मिल गए, बैंक हमारे पास पैसे आ गए 47,000। और ये पैसा, ये जो चेक है ये हमने बी को देके पेमेंट कर। लेकिन ये जो पैसे आए हैं ये कैसे आए हैं? ये आए हैं टू बैंक लोन। ये बैंक से लोन लेने के तौर पे हमारे पास पैसे, हमें पैसे तो मिले हैं, ठीक है। हमारे पास पैसे आए तो हैं कैश, ठीक है। कैश लिख दो, या फिर हमें बैंक से चेक मिला है तो बैंक। इनके हमारे पास पैसे आए हैं, हमने लिख दिया कैश या बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नगद मिले हमें बैंक से तो हम कैश लिख देंगे, अगर बैंक ने हमें चेक दिया तो भी बैंक लिख देंगे, ठीक है। और ये चेक हमने बी को देके पेमेंट तो पूरी कर दी। लेकिन ये जो पैसे मिले ये किसके रूप में मिले? बैंक लोन के रूप में। तो हमें लास्ट एक पॉइंट और याद रखना है कि जब हम लास्ट हमारी फाइनल बैलेंस शीट बनाए उस टाइम पे लायबिलिटीज साइड में बैंक लोन हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक लोन दिखाना पड़ेगा कितने का? 47,000 का। और एसेट साइड में जो कैश हमें पिछली बैलेंस शीट में 5 का दिखा रखा था, अब फाइनल बैलेंस शीट में वो कैश हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना, पजल नहीं होना है। जब हम पॉइंट वाइज बात चलेंगे तो अब जैसे लास्ट पॉइंट में आए तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई नगद देना है, जितना भी है वो सब कुछ देना, उसका भुगतान करना है। तो हमारे ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने यहीं से साथ साथ दोनों एंट्री कैपिटल अकाउंट में कर दी और एक यहाँ से बैलेंस शीट का पता चल गया तो वहां पे कर दी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, बैलेंस शीट आप इजीली इसकी बना लोगे, ठीक है। ये आपका 33 एग्जाम्पल था।